वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्सिस क्लासेस। बेटा आज हम लोग मोलिकुलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का सेकंड लास्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली बेटा बात करेंगे ह्यूमन जीनोम जो सीक्वेंस है कि भाई जो पूरा डीएनए है उसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो किस तरीके से अरेंज है, AGCCGA क्या सीक्वेंस है ह्यूमन जीनोम का, उसको लेके जो रिसर्च हुई, उसको लेके जो डिस्कवरी हुई, उसके क्या मेथड रहे, कौन कौन सी कंपनीज ने उसमें पार्टिसिपेट किया, कौन कौन सी कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कितने रुपए जो उसके अंदर लगे, कितना टाइम जो उसके अंदर कंज्यूम हुआ, कैसा साइंटिफिक वर्क जो उसके अंदर हुआ, इन सब बातों के बारे में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात मैं बता दूं बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो आपका एक मेगा प्रोजेक्ट है। मेगा प्रोजेक्ट क्यों बेटा? ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट क्यों बेटा? क्योंकि इसको करने में अगर हम नॉर्मल आज के मतलब वैसे बात करूं तो एक बुक जिसके अंदर बेटा 3300 ठीक है 3300 बुक्स जो नॉर्मल बुक्स होती हैं, नोटबुक होती हैं, वो उसके 100 पेजेस, एक बुक के अंदर बेटा 1000 पेजेस। ओके, और एक पेज पे अगर बेटा मैं 1000 लेटर लिखूं, और लेटर किसके? नाइट्रोजन बेस के, हमारे सीक्वेंस के AGCGC, ऐसे अगर मैं लेटर लिखता हूं तो मुझे बेटा 3300 बुक्स, 1000 पेज और 1000 लेटर की जो है जरूरत पड़ती है। एक पेज पे 1000 लेटर लिखे हो और एक बुक के अंदर 1000 पेजेस हो, ऐसी बुक मुझे 3300 बुक्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है अगर आज मैं ह्यूमन जीनोम को एक बुक में जो है वो लिखने की कोशिश करता हूं तो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था बेटा, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इसके लिए ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट क्यों बेटा? क्योंकि इसमें काफी कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट की, लेकिन मेन कंट्री कौन थी बेटा? मेन कंट्री थी यूएसए। यूएसए के कौन से डिपार्टमेंट बेटा? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। स्टार्ट किया था बेटा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने, स्टार्ट किया था बेटा डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने, जो कि ये रिसर्च कर रही थी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं, इनसे जो रेडिएशन होती है, उसकी रेडिएशन का डीएनए पे क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में वो डिस्कस कर रही थी। और उसके साथ डिस्कस मतलब उनके बारे में डिस्कवर करते हुए उन्होंने स्टार्ट किया बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें फिर बाद में यूएसए का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी आके मिला। साथ ही साथ फिर अदर कंट्रीज भी आई, जैसे फ्रांस आया बेटा, जर्मनी आई, यूके आई। यूके की बेटा एक ट्रस्ट थी, वेलकम ट्रस्ट, ठीक है, इसने भी काफी पैसे लगाए थे। चाइना आया, जर्मनी आई, ठीक है, ऐसी काफी कंट्रीज जो है बेटा इनके साथ आई थी। 1990 में इन्होंने स्टार्ट किया, 1990 में इन्होंने स्टार्ट किया। उससे पहले ही इन्होंने जो है वो स्टार्ट करने के लिए जो प्रोसीजर है वो डिसाइड कर चुके थे, लेकिन 1990 में जो है इन्होंने स्टार्ट किया और इनका टारगेट था 2003 तक कंप्लीट करने का, लेकिन 2006 में जो है वो कंप्लीट हो पाई। टोटल जो है 15-16 ईयर जो है वो इनको लग गए, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो ये इतना बड़ा जो है वो प्रोजेक्ट था। इसको कंप्लीट करने में टोटल $9 बिलियन की जो है वो आपको रिक्वायरमेंट हुई इनको। और मैं ये कह सकता हूं कि एक नाइट्रोजन बेस डिस्कवर करने में, एक न्यूक्लियोटाइड डिस्कवर करने में इनको जो है बेटा $3 की जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ी। टोटल अगर मैं ह्यूमन जीनोम की बात करूं बेटा, टोटल हमारा ह्यूमन जीनोम होता है कितना? 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो मेरा अप्रोक्सीमेटली आता है बेटा $3 फॉर 1 बेस पेयर। ओके, इतना जो है इसके लिए मनी जो है वो लगी थी। सो इसलिए मैं इसको कहता हूं बेटा ये क्या है? मेगा प्रोजेक्ट है। जिस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं बेटा, आपको उसी सीक्वेंस में जो है आंसर को लिखना है और उसी सीक्वेंस में पढ़ना है। पहला प्रोसीजर कि वो मेगा प्रोजेक्ट क्यों है। सेकंड, उसका गोल क्या है? उसका गोल ये है बेटा, जो भी आपके जीन होते हैं, ह्यूमन जीन जो होते हैं 20 to 25,000 जीन ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, उन सबको जो है आइडेंटिफाई करना। ये भी जो मैं लिख रहा हूं ना 20 to 25,000 जीन, ये भी उसी ने बताया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बताया था, ठीक है। बाकी जो डाटा अवेलेबल होगा, जो डाटा आज डिस्कवरी होगी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, वो डिस्कवरी जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल हो, वो डिस्कवरी जो है वो अवेलेबल हो, ताकि किसी डॉक्टर को उसकी जरूरत है तो वो देख सके उसको इजीली।
किसी कंपनी में किसी और प्रोटीन को लेकर रिसर्च चल रही है तो वो उस डीएनए सीक्वेंस को पढ़ सके कि भाई हाँ इस कोडोन से जो है ये प्रोटीन बनेगा, ओके, इस जीन से ये प्रोटीन जो है वो बनेगा। सो वो जो डाटा है वो आपका अवेलेबल होना चाहिए आपका कहाँ पे, इंटरनेट पे, और वो फ्रीली होना चाहिए। बेस पेयरिंग आइडेंटिफाई, बेस पेयरिंग जो है वो आइडेंटिफाई हो, सारे बेस पेयर जो है वो आइडेंटिफाई हो, प्लस सीक्वेंस मैपिंग हो, सारे सीक्वेंस एक सीक्वेंस में लगे हो, सारे जो नाइट्रोजन बेस है वो एक सीक्वेंस में हो, ठीक है। 3.3 × 10⁹ बेस पेयर जो है वो सब के सब एक सीक्वेंस में हो। ज्यादा नई से नई जो है वो डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर सके, वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके जिससे डीएनए को आइसोलेट करना प्लस उसको पढ़ना, उसकी सीक्वेंसिंग करना, वो सब चीजें जो है बेटा आसान हो सके, वो टेक्नोलॉजी हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप करना चाहते थे। ओके, टोटल बेटा 24 क्रोमोसोम जो है वो स्टडी हुए। अब बात आ जाती है कि 24 क्रोमोसोम स्टडी मतलब ये बेटा 22 तो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ओके, 22 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अगर जैसे मान लो मैं ये कहूं कि भाई 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, इसमें से बेटा 22 होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, मतलब एक स्टडी कर लिया तो दूसरा अपने आप हो गया। 22 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक स्टडी कर लिया तो दूसरा अपने आप हो गया, प्लस x और फिर y, तो टोटल 22 ये, x और y, क्योंकि x और y दोनों सेम नहीं होते। सो 2 ये और 22 ये कितने हो गए आपके, 22 पेयर में है, 22 पेयर में है तो ये कितने हो गए बेटा 44। सॉरी, इन्होंने स्टडी तो एक ही किया है ना, 22 पेयर में से इन्होंने स्टडी एक ही किया है, बाकी तो बिल्कुल सेम टू सेम था। तो 22 क्रोमोसोम ये और एक ये और एक ये, टोटल 24 क्रोमोसोम जो है वो स्टडी किए जाएं। ओके, खाली डीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप ना हो, इसके साथ साथ बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी डेवलप हो। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है बेटा बायोलॉजी की जिसमें आप लोग सीक्वेंसिंग वगैरह की पढ़ाई करते हैं, उसमें नए नए कंप्यूटर, नए नए डाटा जो है वो लेके आए जाए ताकि सीक्वेंसिंग जो है वो आसानी हो। आप एक क्लिक पे ये पता कर सको कि इस डीएनए सीक्वेंस से ये प्रोटीन जो है वो बनने वाला है, ये प्रोटीन जो है हमारे अंदर भी है, ये प्रोटीन जो है वो चिंपैंजी के अंदर भी है, ये प्रोटीन जो है वो मंकी के अंदर भी है। आप एक इवोल्यूशन जो है वो आसानी से कर सको, एक लैब में बैठ के जो है वो इवोल्यूशन की स्टडी आप कर सको। ओके, दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, सो यहाँ पे बात ये थी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की क्या हो, डेवलपमेंट हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स बायोलॉजी की इस ब्रांच के भी क्या हो, डेवलपमेंट हो। इस प्रोजेक्ट के ये गोल थे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये सब जो है वो गोल किसके थे बेटा, आपके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल थे, मतलब वो करना चाहते थे। लेकिन आउटकम क्या निकला इनका, आउटकम ये निकला बेटा कि ह्यूमन जीनोम जो है वो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। एक जीन के अंदर, एक जीन में बता दूं बेटा डीएनए का वो सीक्वेंस जो किसी प्रोटीन को कोड करता है, एक जीन 3000 बेसिस से जो है वो बनता है, एक जीन 3000 बेसिस से बनता है। ये बताया है किसने, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने। ओके, लार्जेस्ट जीन किसका है बेटा, लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रोफिन जीन, जिसके अंदर 2.3 मिलियन बेसिस जो है वो यूज हो रहे हैं। स्मॉलेस्ट जीन किसका है बेटा, स्मॉलेस्ट जीन है TDF, जिसमें के अंदर Y क्रोमोसोम जो है प्रेजेंट होता है और टोटल जो है 14 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ओके, टोटल जीन कितने बेटा, टोटल जीन हमारे पास 20 to 25,000 जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, और कितने न्यूक्लियोटाइड, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड। एवरेज जीन, एक जीन के अंदर 3000 बेसिस प्रेजेंट होते हैं। लार्जेस्ट जीन जो है वो डिस्ट्रोफिन का है जिसके अंदर 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है, और स्मॉलेस्ट जीन TDF का है जिसके अंदर 14 बेसिस प्रेजेंट है। टोटल जीन 30,000 इन्होंने डिस्कवर किए। तो इसका मतलब ये है कि टोटल जीन 30,000 है। ओके, टोटल जीन जो है वो 30,000 है, और हमारे पास क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा, तो क्रोमोसोम 46 होते हैं, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर काफी जीन प्रेजेंट होते हैं। और अब भी काफी ऐसे जीन है बेटा जो आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं, क्योंकि वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। टेक्निक ऐसी आई थी जिसकी वजह से जो है काफी मतलब जो टेक्निक यूज की गई उससे जो है काफी जीन अब भी जो है वो पेंडिंग है। ओके, और इन्होंने ये देखा कि हमारे डीएनए के ऊपर
हमारे डीएनए के ऊपर काफी रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा डीएनए है, सो इसके ऊपर काफी रीजन ऐसे होते हैं जो किसी को कोड नहीं करते, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, और उनके अंदर काफी रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं। जैसे मान लो बेटा मैं ये लिख रहा हूँ AGTC, AGTC, ऐसे बहुत सारे रिपीटेड सीक्वेंस थे। ऐसे बहुत सारे क्या थे बेटा, रिपीटेड सीक्वेंस थे। वो किसी को कोड नहीं करते बेटा। और ये चीज हमारी यूज होगी जब हम लोग बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर जो है ये काम आती है, उस टेक्निक में जो है काम आती है। इससे आउटकम क्या निकला बेटा, एटलीस्ट जेनेटिक डिसीज, जो ज्यादा से ज्यादा जेनेटिक डिसीज थी बेटा वो किस वजह से होती है उसको हमने आइडेंटिफाई किया। ओके, जो डिसीज है बेटा उनके बारे में हमें जो है स्टडी करने को यहां से आसान हो गया। कैंसर कोजिंग जीन कौन सा है, किसी फीटस के अंदर कोई बीमारी है, कोई डिसीज है, उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं किसके थ्रू, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की नॉलेज के थ्रू। ओके, और क्रोमोसोम 1 जो है बेटा वो सबसे लार्जेस्ट जीन, वो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, उस पर सबसे ज्यादा जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और सबसे छोटा जो है बेटा वो वाई जीन जो है वो होता है। सबसे छोटा जो है वो आपका वाई क्रोमोसोम होता है, जिस पे कम से कम जो है वो जीन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बताया गया कि 99% जीनोम जो है ना बेटा, 99% जीनोम जो है वो आपका हमारा डिफरेंट एनिमल्स का जो है बेटा वो क्या है, आपका सेम होता है। इसके साथ साथ इन्होंने क्या बात बताई बेटा, इसके साथ साथ इन्होंने ये बात बताई कि इवोल्यूशन हमारा किस तरीके से जो है वो होता है, इसकी भी जो है इसका जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसका यूज करके हम लोग ये बातें जो है वो बता सकते हैं। ओके, जीन सीक्वेंसिंग करी गई। जीन सीक्वेंसिंग सिर्फ हमारी नहीं, इसके साथ साथ बेटा प्लांट्स की भी, इसके साथ साथ उन एनिमल्स की भी जो हमारे लिए स्टडी है। जैसे प्लांट में बेटा राइस की गई, ठीक है, इकोलाई की गई एनिमल्स में बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका हुआ। अब मेथोडोलॉजी कौन सी यूज की गई, इसके अंदर बेटा बात आई ETS, मतलब कि ETS की फुल फॉर्म थी बेटा टैग सीक्वेंस, रिपीटेड टैग सीक्वेंस। अभी ETS टैग सीक्वेंस थे बेटा ये, और एक था बेटा सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। एक था बेटा आपका सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। ETS टैग सीक्वेंस थे, टैग रिपीटेड सीक्वेंस नहीं, ध्यान नहीं आ रहा बेटा। ETS में क्या होता है कि आप ना सिर्फ उन सीक्वेंस को टैग करते हो, उन सीक्वेंस को स्टडी करते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसी जीन को कोड करते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस एनोटेशन में बेटा आप उनको भी स्टडी करते हो जो कि नॉन कोडिंग होते हैं, ठीक है, जो कि नॉन कोडिंग होते हैं। मतलब पूरा डीएनए अगर आपने स्टडी किया है सो दैट इज सीक्वेंस एनोटेशन, और अगर आपने सिर्फ कुछ ही जीन को आपने स्टडी किया है दैट इज ETS, ठीक है, दैट इज ETS। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा कि इसमें प्रोसेस क्या हुआ। इसमें बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी यूज की गई। पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं, आइसोलेट करने के बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक सीजर होती है जो कि उसको डीएनए को क्या कर देती है बेटा, डिफरेंट सेगमेंट में कट कर देती है। फिर उसका जो है वो बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसा होता है बेटा, एक प्लेट होती है, उस पर डीएनए को रन कराया जाता है। जो काफी लार्ज डीएनए होता है वो ऊपर रह जाता है, और जो छोटे डीएनए होते हैं बेटा वो नीचे आ जाते हैं, ठीक है, वो अरेंज हो जाते हैं। फिर जो सीक्वेंस आए, जो भी डीएनए के फ्रेगमेंट आए हैं, उनको पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई कराया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा इन सीक्वेंस को जो है इन एम्पलीफाइड डीएनए को हम लोग बेटा सीक्वेंस करते हैं कि क्या क्या सीक्वेंस होगा। उसके बाद बेटा हम लोग जो है इनको जो है बेटा फ्रेडरिक सेंगर के प्रिंसिपल पे जो है इसको ऑटोमेटिकली क्या किया जाता है, सीक्वेंस किया जाता है। उसके बाद बेटा इन सीक्वेंस को अरेंज किया जाता है यूजिंग ओवरलैपिंग सीक्वेंस मेथड। जैसे मान लो ओवरलैपिंग सीक्वेंस मेथड क्या है, जैसे मान लो बेटा ये ATCGCTAGC ऐसे मान लो, और ये स्टार्ट हो रहा है बेटा TAGCACGGCATT, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है बेटा ATTTCGACTAGC ऐसे आ रहा है।
सो देखो बेटा यहाँ पे ये सीक्वेंस TAGC और यहाँ पे देखो ये सीक्वेंस TAGC, उसके बाद ये देखो बेटा ATTT और ये देखो ATT, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, इनको क्या किया गया, इसके नीचे लिख दो आप TAGC ACGG ACGG CATT, अब यहाँ से आ जाओ ATT CGA CTAGC। अब इनको मिला के ना एक DNA सीक्वेंस बना दो ऐसे ATCGCTAGC, जो रिपीट हो रहे हैं ना उनको मत लिखो, बस उनमें से एक बार ही लिखो ACGGCATTCGACTAGC, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या बनाया बेटा, डीएनए का सीक्वेंस जो है वो किया। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से सेपरेट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उन्होंने डाइजेस्ट किया डीएनए को, छोटे छोटे पार्ट में कट किया, फिर उन फ्रेगमेंट को क्या किया बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया, अरेंज कराया, फिर उनकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाई, फिर उनका एक एक सीक्वेंस जो है वो स्टडी किया, जैसे ये सीक्वेंस आ गया, ये सीक्वेंस आ गया, ये सीक्वेंस आ गया, ये यूज होता है बेटा फ्रेडरिक सेंगर मेथड के थ्रू, और फिर इनको जो है बेटा एक साथ जोड़ लिया गया, ठीक है, बाय ओवरलैपिंग सीक्वेंस मेथड के थ्रू, ठीक है। सो इस तरीके से बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ, जिसमें काफ़ी पैसे और काफ़ी ईयर जो है वो लगे, एटलीस्ट 15 to 16 ईयर जो है वो इसके अंदर लगे, और काफ़ी मशीन का वर्क और काफ़ी मैं बोल सकता हूँ ह्यूमन स्किल्स की जो है वो रिक्वायरमेंट हुई। उसके बाद जो है ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ। ये एक अच्छी डिस्कवरी हो सकती है बेटा, एक ये अच्छी डिस्कवरी थी, हो क्या सकती है, ये एक अच्छी डिस्कवरी थी बायोलॉजी की फील्ड में। आई होप आपको बेटा लेक्चर समझ में आया होगा।